नमस्ते आप सभी को। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो हमारा होता है उसमें जो पेपर 1 है उसके सिलेबस के बारे में। क्योंकि पेपर 2 हिंदी के सिलेबस के बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो हमारा होता है तो हमें पता है कि पेपर 2 जो हमारा पेपर 2 होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट जो हम एमए में ले करके पढ़ते हैं उसी सब्जेक्ट से प्रश्न होता है। लेकिन जो पेपर 1 होता है हमारा वो पेपर 1 अलग होता है, और अलग इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे मूल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो अलग होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा पेपर 1 है ये पेपर 1 सारे सब्जेक्ट में सेम होता है, किसी में भी अलग नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट में हमें पेपर 1 सेम ही पढ़ने पड़ते हैं। तो अब हमारा पेपर 1, तो मैं यहाँ सिर्फ पेपर 1 की चर्चा करूँगी। तो पेपर 1 नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो जो हमारा पेपर 1 है वो होता है जनरल पेपर, जिसका सिलेबस मैं अभी बताने वाली हूँ। तो ये जो पेपर 1 है हमारा इसमें कुल 10 यूनिट होते हैं। कुल कितने यूनिट होते हैं? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट में से हर एक यूनिट से ऐसा रूल बनाया गया है कि हर एक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा देख लिया गया है कि शायद ही कोई ऐसा यूनिट होता है जिससे कि 6 प्रश्न या 7 प्रश्न भी पूछ लिए गए हैं, और किसी किसी यूनिट से 4 प्रश्न या 3 प्रश्न होते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि किससे ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं, किस यूनिट से और किस यूनिट से कम। इसीलिए सारे यूनिट पे एक समान दृष्टि से ध्यान दे करके पढ़ना है, क्योंकि ये कभी कभार ही होता है, नहीं तो हमेशा 5-5 प्रश्न सारे यूनिट से होते ही हैं। सारे यूनिट से 5-5 प्रश्न होते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 यूनिट होते हैं और हर एक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं सिलेबस दिखाती हूँ। ये है हमारे सिलेबस के 10 यूनिट। 10 यूनिट जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी हर एक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 50 प्रश्न, 10 यूनिट है और 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 50 प्रश्न होते हैं। और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इसीलिए नंबर होते हैं 100। नंबर होते हैं हमारे 100 और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जितना आप सही करेंगे सारा नंबर जुड़ेगा, जितना गलत करेंगे उतना ही गलत होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर होते हैं 50 और जो हमारे नंबर मिलते हैं नंबर होते हैं 100। उसके बाद हम सिलेबस देखते हैं। जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 है हमारा शिक्षण योग्यता। यूनिट 2 में है अनुसंधान योग्यता। ये शिक्षण योग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर ये तो मेन टॉपिक हो गया, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे और टॉपिक है, मैं अभी उसे भी बताऊंगी। लेकिन जो पहले मेन टॉपिक है हम उसे देखते हैं। तो यूनिट 1 में हमारा है शिक्षण योग्यता। यूनिट 2 में है अनुसंधान योग्यता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा में है परिच्छेद कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैसेज दिया जाएगा, आपको उसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जो चौथा नंबर में वो है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। अब जो 5 नंबर में है, 5वां में, वो है गणितीय तर्क एवं योग्यता। गणितीय तर्क एवं योग्यता। अब छठा में है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग है। और 7वां में है, 7वां यूनिट में आंकड़े व्याख्या यानी डेटा इंटरप्रेशन। डेटा इंटरप्रेशन दिया रहता है, इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हमें देना होता है। अब 8वां नंबर में है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। आईसीटी है। फिर 9वां नंबर में है जन विकास एवं पर्यावरण। जन विकास एवं पर्यावरण। और 10वां नंबर में हमारा उच्च शिक्षा प्रणाली। 10वां नंबर में है उच्च शिक्षा प्रणाली। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछा गया है, और आईसीटी यानी कंप्यूटर से पूछा गया है, डेटा इंटरप्रेशन मैथ से पूछा गया है, लॉजिकल रीजनिंग तर्क वगैरह से पूछा गया है, गणितीय तर्क यानी मैथ वाला तर्क मिला के, और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन से, और परिच्छेद ये तो होता ही है। और ये अनुसंधान यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से, रिसर्च कैसे करते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं उस चीज़ को लेकर के। और शिक्षण योग्यता यानी जो लोग बीएड करते हैं तो बीएड में उन्हें टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ना पड़ता है। तो एक बच्चे को हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं, क्या क्या मुश्किलें आती है, या फिर एक
शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं हैं या एक शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, क्या मूल्यांकन करते हैं, तो इन सब चीज़ पे हमें शिक्षण योग्यता यानी यूनिट 1 में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे 10 यूनिट हो गए। अब इनके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं हम उन्हें देखते हैं। ये है हमारा यूजीसी नेट प्रश्न पत्र 1 पाठ्यक्रम सिलेबस इकाई 1 यानी यूनिट 1 में हम अभी देख के आए हैं शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं छोटे छोटे वो है शिक्षण, अवधारणा, उद्देश्य यानी शिक्षण की अवधारणा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण के स्तर क्या क्या है, और स्मृति, बोध और चिंतन, फिर विशेषताएं और मूलभूत आवश्यकताएं। तो ये चीज़ हो गया हमारा शिक्षण में। उसके बाद शिक्षार्थी की विशेषताएं यानी कि स्टूडेंट की क्या विशेषताएं हैं, फिर किशोर एवं वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताएं, शैक्षणिक, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत मतभेद। शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं हैं इस चीज़ पे दिया गया है। अब है शिक्षक, शिक्षार्थी। अब शिक्षक के बारे में पढ़ना है, शिक्षार्थी के बारे में यानी स्टूडेंट, और सहायक सामग्री यानी एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो किन किन सामग्रियों, एक सहायक सामग्री को लेकर के पढ़ाता है उस पर। फिर निर्देशात्मक सुविधाएं, अधिगम का परिवेश, संस्थान से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक से शिक्षण प्रभावित होता है उन सब चीज़ों को पढ़ना है यहाँ। अब है उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण की विधियाँ यानी जो हम उच्च शिक्षा लेते हैं उनमें कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, एक स्कूल में कौन सी विधि अपनाई जाती है, कॉलेज में कौन सी विधि अपनाई जाती है, फिर विश्वविद्यालय जब उच्च शिक्षा लेते हैं उसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, इन सबको यहाँ पढ़ना है। फिर शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ यानी जब हम पढ़ाई करते हैं तो कौन सा क्लास शिक्षक केंद्रित होता है, कौन सा विद्यार्थी केंद्रित होता है, उस चीज़ को पढ़ना है। फिर है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन विधियाँ। आजकल का तो यही एजुकेशन है, ऑफलाइन हो रहा है और एक ऑनलाइन भी लोग पढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से मैं भी यहाँ बता रही हूँ ये भी एक ऑनलाइन ही माध्यम है, तो इन सब चीज़ से है। फिर है स्वयं प्रभा और मूक, ये है हमारे ऑनलाइन विधियाँ पाठ्यक्रम के। फिर है शिक्षण सहायक प्रणाली। शिक्षण सहायक प्रणाली पारंपरिक, आधुनिक और आईसीटी आधारित यानी कि जब पारंपरिक जो परंपरा से चलते आ रहे हैं एक शिक्षक को सहायता देने वाले वो सामग्री जो उन्हें पढ़ाने में सहायता देते हैं। उसके बाद आधुनिक समय में आईसीटी आधारित, आधुनिक समय में आईसीटी क्या मदद कर रही है उस चीज़ को पढ़ना है। फिर मूल्यांकन प्रणाली यानी जो हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं वो, मूल्यांकन के अवयव एवं प्रकार यानी मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। फिर उच्च शिक्षा में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में मूल्यांकन यानी कि उच्च शिक्षा में हम लोग खुद चॉइस करके कई सारे सब्जेक्ट चुनते हैं, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि यही लेना है, हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षण मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार यानी अब कंप्यूटर आधारित जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या क्या नया चीज़ आया है उस चीज़ पे ध्यान देना है। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब ये हमारा अनुसंधान योग्यता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। तो जो इकाई 2 है हमारा अनुसंधान योग्यता, अनुसंधान के बारे में पढ़ना यानी रिसर्च के बारे में पढ़ना है कि रिसर्च से अभिप्राय क्या है, रिसर्च होता क्या है, और रिसर्च के कितने प्रकार हैं और रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं। जब हम लोग पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में हम लोग रिसर्च ही करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ बता दिया गया है। क्योंकि नेट एग्ज़ाम पास करने के बाद, जेआरएफ पास करने के बाद हम पीएचडी ही करते हैं, इसीलिए उनकी थोड़ी सी जानकारी हमें यहाँ मिल जाती है इस सिलेबस के माध्यम से। अनुसंधान के लिए प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। फिर है अनुसंधान की विधियाँ यानी रिसर्च की कौन कौन सी विधियाँ हैं, प्रायोगिक है, वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक विधियाँ। ये हो गई विधियाँ। अब अनुसंधान के चरण यानी रिसर्च के कितने चरण होते हैं। अब शोध प्रबंध एवं लेख लेखन, शोध प्रबंध एवं लेख लेखन, फिर संदर्भ के प्रारूप एवं शैली। आप ये सब जब टॉपिक पढ़िएगा तब आपको समझ में आएंगे अच्छे से। फिर है अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग यानी कि अब अभी का जो समय है हम पढ़ाई में भी आईसीटी का यानी कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, अनुसंधान रिसर्च करने में भी कंप्यूटर का मदद ले रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर किस प्रकार से हम अनुप्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से मदद ले रहे हैं। फिर अनुसंधान नीति, अनुसंधान की क्या नीति है उस चीज़ को। अब है इकाई 3, जो इकाई 3 है हमारा वो है परिच्छेद
यानी कि कॉम्प्रिहेंसन, वही कॉम्प्रिहेंसन। एक विषय से परिच्छेद दिया जाएगा यानी पैसेज दिया जाएगा और उसी पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर हम लोगों को देना है। उसी पैसेज से ही चुन के, अपनी मर्जी से नहीं, उसी पैसेज से चुन के ही आंसर देना है। उसके बाद है इकाई 4। इकाई 4 में हमारा संप्रेषण यानी संचार यानी कम्युनिकेशन। अब है संप्रेषण, संप्रेषण का अभिप्राय। अब संप्रेषण किसे कहते हैं, फिर संप्रेषण के कितने प्रकार हैं, क्या विशेषताएं हैं, प्रभावी संप्रेषण क्या होते हैं, वाचिक अवाचिक यानी बोल करके हम जो संप्रेषण करते हैं, फिर जो हम लिख करके करते हैं, फिर है अंतर सांस्कृतिक और समूह संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। यानी अंतर सांस्कृतिक, समूह संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो एक समूह में किस प्रकार से बातचीत करते हैं, एक क्लास में किस प्रकार से बातचीत करते हैं, और अंतर सांस्कृतिक यानी खुद के साथ किस प्रकार से बात करते हैं, उस चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। फिर अब प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। अब जो संप्रेषण हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। फिर जनसंपर्क माध्यम और समाज। अब जन यानी सभी लोगों के पास हम संचार से किस प्रकार से एक माध्यम से संपर्क कर सकते हैं समाज से, उस चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। फिर आगे है इकाई 5। इकाई 5 में दिया गया है गणितीय तर्क एवं योग्यता। अब इसमें तर्क के प्रकार देखना है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कूट एवं संबंध। वो जो प्रश्न आते हैं ना कि 1 2 3 ऐसे रहेगा, अब यहाँ खाली जगह, अब यहाँ पर है 5 6, तो अब इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो हमें खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है कि यहाँ 4 भरा जाएगा। तो उसी प्रकार से कई होते हैं प्रश्न जिन्हें दिखना होता है, अब इतने आसान नहीं आएंगे। फिर है गणितीय योग्यता, भिन्न, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, फिर प्रतिशत, परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है। फिर लाभ एवं हानि, ब्याज एवं छूट, औसत आदि, एवरेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से आते हैं। फिर आ गया हमारा इकाई 6। इकाई 6 में है हमारा लॉजिकल रीजनिंग पाठ्यक्रम। लॉजिकल रीजनिंग है यानी तर्क संरचना को समझना, फिर तर्क के रूप, निरुपाधिक, प्रतिज्ञाप्ति, ये सब ऐसे ही हैं। और फिर आगे है निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क का मूल्यांकन और भेद करना। यानी निगमनात्मक तर्क क्या होता है, आगमनात्मक तर्क क्या होता है, इस चीज़ को पढ़ना है। फिर सादृश्यता, फिर वे नारेख तर्कों की वैधता संस्थापित करने के लिए सरल तथा बहु उपयोग। यह है भारतीय तर्क ज्ञान के साधन। भारतीय तर्क ज्ञान के क्या साधन है, फिर प्रमाण। प्रमाण होते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये 6 प्रकार के हमारे प्रमाण होते हैं। अब इन सब प्रमाण को भी विस्तार से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही डीपली से पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। क्योंकि सिलेबस हमारा इतना ही है, लेकिन हर एक पेपर के साथ, यानी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ इसी पेपर 1 से, इसी पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जब इसी पेपर से पूछे जाते हैं और इन्हीं सब टॉपिकों से पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं, तो जब इन्हीं से पूछे जाएंगे तो आखिर कितने प्रश्न वो लोग बनाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली से आने लगे हैं आजकल। फिर अंतिम में है अनुमान व्याप्ति, अपरिवर्ती संबंध यानी हेतुआभास, संरचना और प्रकार, ये सब पढ़ना है। अब हम लोग इकाई 7 में देखते हैं। इकाई 7 में है आंकड़े के स्रोत, उपार्जन और वर्गीकरण, मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े, आरेखीय निरूपण, बार चार्ट, आंकड़े व्याख्या, आंकड़ों का संचालन। फिर है हमारा 8। इकाई 8 में है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। अब यहाँ हमें पढ़ना है कि ICT सामान्य संक्षिप्त रूप और शब्दावली। अब इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ना है, इंटरनेट से रिलेटेड पढ़ना है, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मूल बातें। अब उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, उच्च शिक्षा जो अभी चल रही है हम लोगों की, उसमें क्या डिजिटल पहल हो रहा है, फिर ICT का शासन क्या है, तो ये चीज़ हमारा यूनिट 8 में आ गया है। अब यूनिट 9 में देखते हैं। यूनिट 9 में है जन विकास और पर्यावरण। जन विकास एवं पर्यावरण में है विकास एवं पर्यावरण, सहस्त्राब्दी विकास और संधारणीय विकास लक्ष्य। यानी कि ये सब जो लक्ष्य बनाए गए हैं, ये इन सब में क्या क्या नियम बनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। मानव एवं पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, मानव जनित गतिविधियाँ और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। फिर है पर्यावरणीय समस्याएं, यानी पर्यावरण में क्या क्या समस्याएं आती है, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट,
ठोस द्रव, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन जैसे सौर, पवन ऊर्जा, फिर मृदा, हाइड्रो, भूतापीय, जैव ईंधन, नाभिकीय और वन, इन सबसे प्रश्न पूछा ही जाता है। प्राकृतिक खतरे और आपदाएं जो आती हैं उनसे। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अब अधिनियम जो बनते हैं उनसे भी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे क्या क्या हुआ है, समझौते क्या क्या हुए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन, जैव विविधता कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन। इन सब से जो है कि अभी जो वर्तमान समय में जितने नियम बन रहे हैं उनसे भी प्रश्न यहाँ से उठा के पूछ दिए जाते हैं। तो इसीलिए सब चीज़ों पे अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान देना है। फिर आगे हमारा यूनिट 10, अंतिम जो हमारा यूनिट है 10, प्राचीन भारत में उच्च अधिगम एवं शिक्षण संस्थान। यानी जब प्राचीन भारत था तो उस समय उच्च अधिगम के लिए, उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या शिक्षण के संस्थान होते थे, किस प्रकार से पढ़ाई की जाती थी, किस प्रकार से सबको पढ़ाया जाता था, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम एवं अनुसंधान विकास, तो स्वतंत्रता के बाद फिर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आ गए हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बातें, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय से, कि वो सब जो बहुत पुराना विश्वविद्यालय है उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें पूछी जाती है। फिर भारत में प्राच्य, पारंपरिक और अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, फिर पेशेवर तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा, बहुमूल्य शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, नीतियाँ, शासन और प्रशासन। तो इतने यूनिट हमारे यूनिट 10 तक दिए गए हैं और सारे यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब जितने भी यहाँ टॉपिक है सिलेबस में, ये जो हमारे जितने भी टॉपिक है सिलेबस में, इन सब टॉपिक से यहाँ पर 5-5 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब टॉपिकों से एकदम बहुत ज़्यादा ही डीपली से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जितने भी अभी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, आप सब क्वेश्चन बैंक एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि प्रश्न किस स्तर के पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।